अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों का इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आप सबने पढ़ा है, चैप्टर 15 के लास्ट टॉपिक था एक, हमने पढ़ा था उसमें अल्टरनेटिंग जनरेटर। तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवाते थे। तो वहाँ पे हमने भी डिटेल से डिस्कशन की थी कि वो करंट किस तरह से अपनी वैल्यू चेंज करता है, तो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। इसीलिए ही उसका नाम हमने रखा था अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए आइए मज़ीद कुछ बेसिक बेसिक सी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या हो बनेगी। एन अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच periodically reverses डायरेक्शन। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जो एक खास टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है एंड चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद टाइम। और टाइम के साथ कंटिन्यूसली उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, इसीलिए ही उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, और टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है और फिर मैक्सिमम पहुंच गई यहाँ तक और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई एंड यहाँ से वो माइनस में मैक्सिमम होना शुरू हो गई एंड अगेन वो दोबारा से जीरो की तरफ आना शुरू हो गई। यहाँ से फिर उसने अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दी। तो ये एक खास टाइम पीरियड के बाद इसने अपनी दोबारा से वैल्यू रिवर्स कर दी, दोबारा से वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दी। इसीलिए ही इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो एक मजीद कुछ एक्सप्लेन करते हैं। इसी कोई सपोज किया कि ये हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लिया और इसको हमने अटैच कर दिया एक रजिस्टर के साथ, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब है कि जब वेव फॉर्म यहाँ से यू बनेगी यहाँ तक। तो ऐसी वेव फॉर्म जब बनेगी तो एक तरफ को चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस पे फोर्स एक तरफ को लगती है तो वो एक सिमत में मूव करते हैं, तो करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एंड द नेक्स्ट हाफ साइकिल, जब अगला हाफ साइकिल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके दोबारा जब वेव फॉर्म यहाँ तक पहुंचेगी तो यहाँ तक चार्जेस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और चार्ज दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो करंट की ये डायरेक्शन बन रही है ये, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या थी करंट की, ये अपोजिट डायरेक्शन थी इसके। तो इसने अपनी वैल्यू चेंज की है एक खास टाइम पीरियड के बाद। तो वो टाइम जिसके बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो द टाइम इंटरवल आफ्टर विच AC source repeats its value is called time period of alternating current or voltage, और इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। जैसा कि हम इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने अपनी वैल्यू चेंज की। अब इसके बाद ये दोबारा से वेव फॉर्म नई बननी शुरू हो जाएगी और ये अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो किसी पॉइंट से एक सेकंड में जितनी दफा AC अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, यानी कि जितने साइकिल बनाएगा एक सेकंड में, उसको बोलते हैं उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी। सो अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में जितने साइकिल्स बनेंगे, जितनी वेव फॉर्म बनेगी, जितनी दफा वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, वो कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट आप लोग पहले भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज का मतलब ये है कि अगर एक सेकंड में एक साइकिल बन रहा हो AC का तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज बोलेंगे। सो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में एक साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। जी, तो और ये जो पाकिस्तान में आज करंट आ रहा है, हमें जो करंट हमारे घरों में मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है, यानी कि ये करंट एक सेकंड में 50 दफा अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। इस तरह के साइकिल्स एक सेकंड में 50 बन रहे हैं, तो इसीलिए इस करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। जी, नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे मेन सोर्स जो है
वोल्टेज का अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, वो क्या है? तो सबसे मेन सोर्स जो है वो है अल्टरनेटिंग जनरेटर, जो कि हमने पढ़ लिया हुआ है। उसके बारे में हमने ईएमएफ की, यानी कि जो उससे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली थी, और वो ये थी दैट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक जनरेटर दिखाया गया है, शो करवाया गया आपको कि आप इसमें भी इसका क्या प्रोसीजर है। इसमें हमें पता है कि एक इंजन होता है, उसमें हम फ्यूल डालते हैं, इंजन रोटेट करता है, ये इसकी मोटर है, वो मोटर को रोटेट करवाता है। तो इसके अंदर कॉइल है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, तो करंट इंड्यूस होता है। तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल था जो हमने चैप्टर 15 में भी पढ़ा था, कि ये हम एक मैग्नेटिक फील्ड ली, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से रोटेट करवाना है, तो इसमें करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये हमने साथ में स्लिप रिंग्स लगाए थे और ये कार्बन ब्रशेस थे, तो ये करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये जो करंट इंड्यूस होगा, हाफ साइकिल में इसकी एक तरफ को डायरेक्शन होगी, और अगले हाफ साइकिल में इसकी डायरेक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बोलते थे इसे एसी जनरेटर। जी, तो अब हम प्रूव करते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये एक साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल का मतलब ये होता है कि ये वोल्टेज या करंट साइन पे डिपेंड करता है। इसकी जो वेव फॉर्म बनती है वो बिल्कुल ऐसी ही बनती है जैसे एक साइन फंक्शन की बनती है। तो सपोज किया हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, और उसका किसी भी लम्हे जो पोटेंशियल है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दैट इज गिवन एज v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। तो जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो का मतलब ये है जब कॉइल अभी रेस्ट पे थी, जब कॉइल अभी रोटेट नहीं की, तो उस लम्हे वोल्टेज क्या होगा? उस लम्हे वोल्टेज होगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम की जगह वैल्यू पुट कर दें, सो टाइम इज इक्वल टू जीरो। सो ये जीरो साइन जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो होता है, सो वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। सो उस लम्हे हम वेव फॉर्म से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जी। तो जैसे ही टाइम पीरियड गुजरेगा T/4, एक चौथाई हिस्सा कॉइल रोटेट कर जाएगी, अपने कंप्लीट टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा कॉइल रोटेट करेगी। तो उस टाइम ईएमएफ क्या होगी, वोल्टेज क्या होगा? तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि टाइम की जगह इसकी वैल्यू पुट की, सो टी से टी कट गया, सो 2 से 4 कट गया, दैट इज 2। सो क्या बन गया? दैट इज π/2। सो साइन π/2 साइन 90, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, इसका मतलब है वहां पे वोल्टेज भी क्या है? मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज बन रहा है। तो जैसे ही कॉइल इससे मजीद आगे रोटेट करेगी, यानी कि जब अपना सपोज किया हमने पूरा आधा चक्कर कंप्लीट कर गई कॉइल, तो उस लम्हे उसका टाइम पीरियड भी हो जाएगा, यानी कि आधा चक्कर कंप्लीट कर लिया तो हाफ टाइम पीरियड गुजर गया उसका। सो टाइम इज इक्वल टू T/2। सो टाइम इज इक्वल टू T/2, तो ये पुट किया, सो 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, तो क्या बच गया? जस्ट पाई। सो साइन पाई जीरो, सो साइन पाई जीरो, यानी कि साइन 180 पे जीरो होता है अगेन। सो वहां पे वोल्टेज भी क्या हो चुका है? जीरो। तो यहाँ पे वोल्टेज दोबारा से जीरो हो गया जी। तो नेक्स्ट, जब उस कॉइल ने अपना 3/4 हिस्सा कंप्लीट कर लिया, 3/4 हिस्सा कंप्लीट किया, तो टाइम पीरियड भी उसका 3/4 हो गया, यानी कि 3T/4। तो उस टाइम में हमने यहाँ वैल्यू पुट की, सो 4 से ये 2 से ये कैंसिल, सो 2 बच गया, T से T कैंसिल, सो ये बच गया 3π/2। 3π/2 साइन होता है 270, और साइन 270 पे भी अगेन होता है -1। सो माइनस लग गया साथ से, दैट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट। इट मींस यहाँ पे वोल्टेज तो मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन ये माइनस में है, माइनस वी नॉट हो चुका है। और अगेन जब कॉइल इससे मजीद आगे की तरफ मूव करेगी, तो जब वो सपोज कि हमने पूरा चक्कर उसका कंप्लीट हो चुका है, तो फिर चेक करें, तो हम टाइम पीरियड की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो टी से टी कैंसिल, सो साइन 2 पाई अगेन जीरो। सो साइन 2 पाई जी। तो मजीद हमने सपोज किया कि वो जब उसने पूरा अपना चक्कर कंप्लीट कर लिया, पूरा एक टाइम पीरियड गुजर चुका है,
तो उस टाइम ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हमने टाइम की जगह कंप्लीट टाइम पीरियड लिख दिया, तो टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई और साइन 2 पाई अगेन जीरो होता है, तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई हुआ, सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज आल्सो जीरो। तो अगर हम ये जो सारा रिजल्ट हमने देखा टाइम पीरियड के साथ साथ हम उसकी वेव फॉर्म बनाना चाहें, तो कुछ इसी तरह से एक वेव फॉर्म बनेगी। और ये वेव सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है साइन पे, क्योंकि देखें वी नॉट तो कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ, जस्ट साइन की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इस एंगल पे, इस एंगल पे, और ये साइन फंक्शन है। सो इट मींस कि ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ये सिर्फ और सिर्फ साइन पे डिपेंड करता है। सो जहाँ पे साइन जीरो होता है वहां पे वोल्टेज भी जीरो, जहाँ पे साइन मैक्सिमम वहां पे वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाता है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड टाइम इज शोन इन द फिगर, सो इट कैन बी सीन दैट देयर इज अ that is a sine curve. So alternating current is also known as sinusoidal। तो ये जो वेव फॉर्म बनती है ये बिल्कुल वही वेव फॉर्म बन रही है जैसे साइन फंक्शन की बनती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी साइनोसॉइडल सिग्नल है। जी, तो ये मजीद हम इसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं कुछ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, तो आप जानते ही हैं इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी भी लम्हे इसकी वैल्यू क्या होगी। सो हमें पता है कि कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू चेंज होती है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ, दोबारा से जीरो की तरफ, फिर माइनस में मैक्सिमम की तरफ। तो किसी भी लम्हे इसकी वैल्यू क्या होगी वो उसकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द voltage or current that exist in a circuit at any instant of time measured from some reference point is known as its instantaneous value। और उसकी वैल्यू हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं that v is equal to v naught sin theta। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी के, और 1/t होता है एफ। तो चाहे ये इन सब में से जो मर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं, सारी ही हमारे लिए ठीक होगी। जी, तो नेक्स्ट एक और छोटी सी डेफिनेशन है पीक वैल्यू। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। तो पूरे साइकिल में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की, उसको बोलते हैं इसकी पीक वैल्यू। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम शो करते हैं वी नॉट से, वोल्टेज हो तो वी नॉट, करंट हो तो आई नॉट से डिनोट कर देंगे। द मैक्सिमम वैल्यू reached by voltage or current in one cycle is called peak value and it is denoted by V naught or I naught। एक और छोटी सी डेफिनेशन है पीक टू पीक वैल्यू, एक पीक से अगले पीक तक की वैल्यू। तो यहां से पहली पीक से लेके दूसरी पीक तक, यानी कि ये पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव वी नॉट है, यहां से लेके ये जो नेगेटिव वी नॉट है यहां तक, ये दोनों वैल्यूज को जमा करें, ये कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू। द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू, और इसको डिनोट करवा देते हैं पी पी से। पी पी वैल्यू लिखा जा सकता है, इसको पेपर में कहीं लिखा आ जाए कि पी पी वैल्यू क्या है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दरअसल पीक टू पीक वैल्यू है, और ये बराबर होती है 2v0 के। तो ये था आज का लेक्चर। तो मजीद हम इसके बारे में कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।